तो जैसे महाकवि रफ्तार बोलते हैं ना, गोली चले धड़धड़, वैसे आज हम धड़धड़ाते हुए किस्सा शुरू करते हैं। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। उस समय पोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस का सपोर्ट मिला था। उन्हें भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना पड़ा। तब ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनियन था, यानी वो ऑटोमेटिकली इस युद्ध में शामिल हो चुका था, भारत की ही तरह। तब ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबर्ट गॉर्डन मेंजीज ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात कही, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज बड़े दुख के साथ एक सूचना देने आया हूं। पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया। इसके नतीजे में ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब ऑस्ट्रेलिया भी युद्ध में शामिल है। किसी लोकतांत्रिक लीडर के लिए यह ऐलान करने से बड़ी कोई चुनौती नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया के 10 लाख से ज्यादा सैनिकों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। हजारों लोग कभी जिंदा नहीं लौटे। कुछ परिवार इतने बदकिस्मत कि उन्हें अपने चहेतों की लाश तक देखने का मौका नहीं मिला। ऐसी एक घटना नवंबर 1941 में घटी थी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर, जब जर्मन रेडर जहाज कोमोरान के हमले में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सबसे खास युद्धपोत को गंवा दिया था। इस युद्धपोत का नाम था HMAS सिडनी 2। अब ये HMAS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हर मैजेस्टीज ऑस्ट्रेलियन शिप। सिडनी 2 नाम इसलिए, ये 2 इसलिए था क्योंकि इस नाम का एक जहाज पहले से था सिडनी के नाम से ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन वो जहाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम आ गया था। नवंबर 1941 के इस हमले में ऑस्ट्रेलिया का जहाज पूरी तरह तबाह हो गया। जहाज में 645 नौसैनिक थे। हमला इतना भीषण कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। जहाज का अता पता भी नहीं चला। हमले के 3 महीने बाद समंदर से एक लाश जरूर किनारे की तरफ आई। देखा तो पता चला लंबे वक्त तक इस आदमी ने किनारा खोजने की कोशिश की, लेकिन भूख, प्यास और हताशा से उसकी मौत हो गई। यह सिडनी 2 का इकलौता नौसैनिक था जिसके अवशेष बाहर आए। चेहरे से उसकी पहचान मुश्किल थी। उसकी लाश को वहीं दफना दिया गया और उसके मकबरे को नाम दिया गया द अननोन सेलर, यानी अज्ञात नौसैनिक। इसे ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। इसे 8 दशक बीत गए। फिर 2008 में जहाज के कुछ हिस्से मिले, पर इससे सैनिक की पहचान साबित नहीं हुई। पर सरकार लगातार कोशिश करती रही। वो कोशिश अब जाकर सफल हुई है, तकनीक और वैज्ञानिक खोजों के जरिए। 80 वर्ष बाद उस अज्ञात नौसैनिक को एक नाम मिल गया है, थॉमस वेल्बी क्लार्क। अब इसकी पहचान कैसे पूरी हुई, उस जहाज के साथ आखिर हुआ क्या था, और ऑस्ट्रेलिया का ये जो पर्ल हार्बर कहलाता है, ये वाकया, इसकी कहानी क्या है, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। HMAS सिडनी 2 पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी का हिस्सा था। तब उसे HMS फॉयटन के नाम से जाना जाता था। 1934 में से ऑस्ट्रेलिया ने खरीद लिया और नाम बदल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले यह जहाज अफ्रीका में जारी लड़ाई में भी हिस्सा ले चुका था। जिस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस दिन जहाज पर्थ के पास फ्रेमेंटल में विश्राम कर रहा था, लंगर डाल के पड़ा था। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही जहाज हरकत में आ गया। जुलाई 1940 में कलेब्रिया की लड़ाई में इसने इटली को भारी नुकसान पहुंचाया। इटली, जर्मनी, ये सब एक साथ लड़ रहे थे। फिर भूमध्य सागर में इसने दुश्मन जहाज़ों को पीछे हटने पर भी मजबूर किया। इन मोर्चों पर सिडनी 2 को मामूली नुकसान भी पहुंचा, पर इसकी बहादुरी की चर्चा हर तरफ फैल चुकी थी। फिर फरवरी 1941 में HMAS सिडनी 2 वापस अपने मुल्क लौटा। पूरा शहर जैसे उसके स्वागत में उमड़ा हो। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई ताकि बच्चे अपने नायकों का दीदार कर सकें। इस अभियान के बाद सिडनी को एस्कॉर्ट करने और निगरानी रखने के काम में लगा दिया गया। फिर नवंबर 1941 आया। सिडनी 2 को एक जिम्मेदारी दी गई। सैनिकों को सिंगापुर ले जा रहे एक जहाज को एस्कॉर्ट करना था, आगे आगे चलना था, फिर वापस अपने अड्डे पर लौटना था। लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई खबर नहीं आई, तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के दौरान उन्हें 5 जर्मन नावें दिखी। इसमें सवार सैनिकों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग जर्मन जहाज कोमोरान के नौसैनिक थे। उन्होंने घात लगाकर सिडनी को डुबो दिया। हालांकि डूबने से पहले सिडनी ने कोमोरान को भी तबाह कर दिया, इसलिए उसमें सवार सैनिक अपनी जान बचाकर नाव से भाग रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नौसैनिकों के परिवार वालों को चिट्ठी भेजनी शुरू की। फिर जैसा मैंने आपको बताया, 3 महीने बाद फरवरी 1942 में एक लाश बाहर आई। शुरुआती जांच में कहा गया कि ये नौसैनिक सिडनी 2 का नहीं है, पर यह दावा बाद में गलत साबित हुआ और अब जाकर आधिकारिक पुष्टि हुई है। साफ हो चुका है कि वो सैनिक सिडनी 2 पर सवार था और उसका नाम थॉमस वेल्बी क्लार्क था। कैसे हुआ,
वर्षों तक डीएनए टेस्टिंग के बाद ये पुष्टि हो पाई। नाम पता चलने से क्लार्क के बारे में और भी जानकारी आई। उसके पिता कैटल फार्मर थे, माँ के जो पूर्वज हैं वो स्कॉटलैंड से ऑस्ट्रेलिया आए थे। क्लार्क ने करियर की शुरुआत अकाउंटेंट के तौर पर की, फिर सेना में आया और फिर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का हिस्सा बना। अगस्त 1941 में उसकी सिडनी 2 पर पोस्टिंग हुई, तब उसकी उम्र थी 21 साल। अब जब ये खुलासे आए तो ऑस्ट्रेलिया के नेवी चीफ के वाइस एडमिरल माइक नूना का बयान भी आया। उन्होंने कहा, उनका अंतहीन सफर पूरा हो चुका है, उनकी आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। अब इतनी कहानी आपने सुन ली, एक और सुनिए। अभी तक आपने पर्ल हार्बर की कहानी सुनी होगी, फिल्म भी बनी है। 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने हवाई स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था, तड़के सुबह सोए जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला था। अमेरिका ने इस हमले में 2000 से ज़्यादा सैनिक खोए थे। तब तक अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन पर्ल हार्बर अटैक के बाद सब बदल गया। इस हमले के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो खाना खा रहे थे जब खबर मिली, फ़ोन पर बौखला गए। अगले दिन उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए ये बात कही, कल यानी 7 दिसंबर 1941 का दिन हमेशा बदनामी की चादर में लिपटा रहेगा। जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स पर जानबूझकर और बिना जानकारी के हमला किया। इस हमले का मुकाबला करने में चाहे जितना वक्त लगे, अमेरिका के लोग अपनी संकल्प शक्ति के दम पर जीत हासिल करके रहेंगे। इसके बाद अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरने का ऐलान किया। उधर जर्मनी के हमलों से ब्रिटेन की हालत खराब थी। पर्ल हार्बर की खबर सुनने के बाद फौरन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूजवेल्ट को फ़ोन किया। चर्चिल ने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और रूजवेल्ट का जवाब था, ये सच है, अब आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। इसके बाद चर्चिल ने प्रेस के साथ बात की और उनके चेहरे पर जैसे खुशी पसरी हो। बोले, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी राहत मिली। अमेरिका और ब्रिटेन अब एक साथ लड़ेंगे, ये ऐतिहासिक है, ईश्वर का शुक्रिया। हम जानते हैं कि अमेरिका आया इस जंग में और अंततः मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। जापान, जर्मनी और उसके सहयोगियों को हार का सामना करना पड़ा और कीमत भी चुकानी पड़ी। पर्ल हार्बर की घटना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख बदल दिया था। तो ये अमेरिका के पर्ल हार्बर की कहानी थी जिस पर खूब बात हुई, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि एक पर्ल हार्बर जैसा केस ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था, पर वक्त के साथ भुला दिया गया। पर्ल हार्बर की घटना के 2.5 महीने बाद की ये बात है। तब तारीख थी 19 फरवरी 1942। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर पर एक शहर है डार्विन, समंदर के किनारे। इस वजह से इंडोनेशिया, तिमोर और फिलीपींस जैसे इलाकों के सैनिक और साजो सामान पहुंचाने के लिए ये परफेक्ट बेस का काम करता था। सरकार ने इसी हिसाब से इसे डेवलप भी किया था। जापान को, जो उस समय शत्रु था ब्रिटेन का, लगा कि अगर उसे इंडो पैसिफिक रीजन में आगे बढ़ना है तो इस बेस को तबाह करना होगा। और इसी प्लान के तहत फरवरी 1942 में डार्विन पर हमले की योजना बनी। 19 तारीख की सुबह 9:58 पर पहला बम गिरा और फिर 40 मिनट तक ये होता रहा। 200 से ज़्यादा जापानी एयरक्राफ्ट्स ने मिलकर डार्विन को धुआं धुआं कर दिया। सिविलियन इलाकों को भी नहीं छोड़ा। बाद के दिनों में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर 7 से ज़्यादा हवाई हमले किए, पर डार्विन से भयानक कुछ नहीं था। जब हमला खत्म हुआ तब तक 8 जहाज डूब चुके थे, जिसमें एक अमेरिकी युद्धपोत भी था। 22 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो चुके थे। दर्जनों इमारतें धूल धूसरित हो चुकी थी। हमले में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तब डार्विन की आबादी लगभग 4000 थी। आधे लोग शहर छोड़कर भाग गए थे। उस वक्त शहर में कोई टेलीफोन नहीं था, इसलिए जानकारी बाहर जाने में लंबा वक्त लगा। इस दौरान सैनिकों और नागरिकों में पैनिक भी फैल गया। ये डर बाकी आबादी तक न पहुंचे, इसलिए सरकार ने भी असली नुकसान को छिपा कर रखा। एक वक्त था कि लग रहा था ऑस्ट्रेलिया शायद जापान के कब्जे में चला जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। 1942 के आते आते साल के जापान को अलग अलग मोर्चों पर हार मिलने लगी और इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया को जीतने के प्लान पर आगे नहीं बढ़ पाया। ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड वॉर के इस चैप्टर को अब हम यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं अमेरिका। यहाँ पर कहाँ पे रुकेंगे? ओक्लाहोमा स्टेट। अमेरिका के मैप पर देखेंगे तो साउथ की तरफ पड़ता है। ओक्लाहोमा में 18 नवंबर को एक कैदी को मौत की सज़ा दी जानी थी। सब तय हो चुका था। शाम के 5 बजने की देर थी, पर ऐन मौके पर सज़ा रोक दी गई। पता चला कि स्टेट के गवर्नर केविन स्टिट ने मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया है। अब ये मामला क्या है और सज़ा में बदलाव के पीछे की कहानी क्या है, जान लीजिए। साल था 1999 का। ओक्लाहोमा के एडमंड इलाके में एक बिजनेसमैन पॉल हॉवेल की हत्या कर दी गई।
इस मामले में जूलियस जोन्स को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला। 2002 में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया, मौत की सजा सुनाई गई। फिर रिव्यू और अपील का लंबा दौर, आखिरी में आखिरी तारीख भी आ गई। 18 नवंबर को तय हुआ कि जो अमेरिका के उस राज्य में मौत देने का तरीका है कि जोन्स को जहरीला इंजेक्शन दिया जाएगा, पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। ये प्रोटेस्ट दरअसल 2018 से चल रहे थे। उस साल जून में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हुई थी द लास्ट डिफेंस के नाम से। इसमें जूलियस जोन्स की कहानी भी दिखाई गई थी। सवाल उठाए गए थे कि जोन्स को सही ट्रायल नहीं मिला, एक आशंका भी कि शायद अश्वेत होने की वजह से उन्हें फंसाया गया हो। फिर चर्चा शुरू हुई, कई सेलिब्रिटीज़ ने उनकी सज़ा कम करने की मांग भी की। तो एक तो ये वाला प्रेशर था। दूसरा, अक्टूबर 2021 की घटना, ओक्लाहोमा अमेरिका के उन 27 राज्यों में एक है जहां मौत की सज़ा अभी भी है। 2015 में इस पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। 28 अक्टूबर 2021 को मौत की सज़ा पर लगी रोक हटा ली गई। उस दिन जॉन मैरियन ग्रांट नाम के कैदी को सज़ा दी जानी थी। जब उसे जहरीला इंजेक्शन दिया गया तो उसने उल्टी कर दी, कई मिनटों तक छटपटाता रहा और फिर जान गई। इसके बाद से सज़ा की अमानवीयता को लेकर भी बहस शुरू हो गई। तो ये दो फैक्टर्स थे। इस प्रेशर के बीच गवर्नर केविन स्टेट ने मौत की सज़ा पर रोक लगाई है, उम्र कैद की सज़ा कर दी है। हालांकि इस दौरान आरोपी को पैरोल नहीं मिलेगा। यह था आज का दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के मुखिया साद रिजवी को जेल से रिहा कर दिया गया है। अप्रैल 2021 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से साद को लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया था। टीएलपी ने पिछले महीने कई बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन किए थे। पार्टी फ्रेंच राजदूत को निकालने और साद रिजवी को रिहा करने की मांग कर रही थी, सड़क पर उतरी थी। कई जगह हिंसा में पुलिस वाले भी मारे गए थे। इमरान खान सरकार पहले भड़की भी, पर गुस्सा क्षणिक था, उतर गया और फिर टीएलपी के साथ इमरान खान ने समझौता कर लिया। 10 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर साद रिजवी का नाम प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में से भी हटा लिया गया। टीएलपी के प्रोटेस्ट पर हमने दुनियादारी में कई दफ़ा विस्तार से बात की है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी बेलारूस से है। बेलारूस ने पोलैंड की सीमा पर जमा हुए शरणार्थियों को हटा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों को फिलहाल एक वेयरहाउस में ले जाया गया है। 400 से ज़्यादा इराकी शरणार्थियों को प्लेन में बिठाकर बगदाद भी भेजा गया है। इससे पहले बेलारूस ने जर्मनी को भी एक ऑफर दिया था कि अगर जर्मनी 2000 शरणार्थियों को अपनी सीमा में जगह दे तो बेलारूस बाकी बचे 5000 लोगों की व्यवस्था करेगा। इस ऑफर को जर्मनी और यूरोपियन यूनियन दोनों ने खारिज कर दिया। इसके बाद बेलारूस को पीछे हटना पड़ा। हम जानते हैं कि बेलारूस में 2020 के चुनाव में धांधली हुई थी और फिर यूरोपियन यूनियन ने इस पर प्रतिबंध लगाए थे। बेलारूस का कहना था प्रतिबंध हटाओ तभी हम शरणार्थियों को हटाएंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर और प्रतिबंध लाद दिए। इस पूरे संकट के दौरान पुतिन और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कई बार फोन पर भी बात की। फिर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बातचीत की मेज पर आने के लिए कहा, पर यूरोप के नेता इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है जब तक लुकाशेंको अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल से रिहा नहीं करते तब तक बातचीत नहीं होगी। इसमें भी रेफरेंस है। पोलैंड और बेलारूस के शरणार्थी संकट की हमने पूरी कहानी आपको पहले सुनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देख सकते हैं। आप कहेंगे ये इतना रेफरेंस, हम कहेंगे अब हम रोज़ कहानी सुनाते हैं भैया, तो डेवलपमेंट बताएंगे तो पिछला अगर किसी को दिलचस्पी हो, कोई नया दर्शक आया हो तो जानकारी देनी पड़ेगी ना। तीसरी और आखिरी सुर्खी ब्राज़ील से है। ब्राज़ील की स्पेस रिसर्च एजेंसी ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न के वर्षा वनों में बदलाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि जंगलों में कटाई का स्तर पिछले साल की तुलना में 22% तक बढ़ गया है, 15 साल में सबसे ज़्यादा। 2020-21 के दौरान अमेज़न ने 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जंगल खो दिया। अमेज़न का वर्षा वन दुनिया का कार्बन स्टोर माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को कम करने में ये अहम योगदान देता है। यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। जब तक जायर बोल्सोनारो सत्ता में आए हैं, जब से जंगलों की कटाई में बढ़ोतरी हुई है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ये कटाई क्यों करवा रहे हैं महाशय? कह रहे हैं कि जंगली इलाकों में खेती हो, माइनिंग हो, जंगल से क्या फ़ायदा। अभी आपको ध्यान होगा फ़ायदे नुकसान की बात हो रही। कुछ दिनों पहले ग्लासगो में COP26 की बैठक हुई थी। 100 से ज़्यादा देशों ने तब कहा था कि हम 2030 तक जंगलों की कटाई नहीं करेंगे, रोकने की शपथ ली थी। शपथ लेने वालों में ब्राज़ील भी शामिल था, पर जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।